अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, पीछे हमने प्यूरिन की सिंथेसिस भी पढ़ ली, प्यूरिन की डिग्रेडेशन भी पढ़ ली और डिग्रेडेशन के डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए, जिसमें हमने यूरिक एसिड फॉर्मेशन जो है वो बनाया था, गाउट कराया था, फिर उसके बाद ओरोटिक एसिड यूरिया हमने यहाँ पे आज पढ़ना है। और उसके अलावा अभी हम पिरिमिडीन सिंथेसिस एंड डेफिशिएंसी हमने कल पढ़ी थी, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पिरिमिडीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन का टॉपिक है। ठीक है, पिरिमिडीन्स आपकी कौन कौन सी होती हैं? यूरासिल होता है, साइटोसिन होती है, ठीक है, एडनिन गुआनिन आपकी वो है दोनों प्यूरिन्स, और बाकी तीनों जो हैं वो आपकी पिरिमिडीन्स हैं। अब उनकी सिंथेसिस कैसे होनी है, उनकी डिग्रेडेशन कैसे होनी है? बच्चों, पिरिमिडीन की डिग्रेडेशन सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना वो एज सच इसका कोई सैल्वेज पाथवे भी नहीं है, और इसकी डिग्रेडेशन का भी स्पेसिफिक कोई जो है ना इतना लंबा चौड़ा पाथवे नहीं है। सिंपली ये डिग्रेड होती है, वो एंड पे हम डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आ जाती है, ये हमें प्रॉफ में आई थी, सेंडअप में या प्रॉफ में कहीं आई ज़रूर थी ये। और उसके अलावा हमें ओरोटिक एसिड यूरिया का सिनेरियो बन के आया था। ठीक है, उन्होंने हमें जो था ना सिनेरियो बना के दिया था, जिसका एंड पे डायग्नोसिस जो था ना वो ओरोटिक एसिड यूरिया था, और हम वो पता नहीं समझी जा रहे थे कि वो आगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट्स हैं ये, या फिर क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं लोकेट हो रहा था कि इस ओरोटिक एसिड यूरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो आज मैं इसके पॉइंट्स पे आपको बताऊंगी कि ये ओरोटिक एसिड यूरिया जो है वो कैसे सिनेरियो बन के आता है, और ये प्रॉपर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पिरिमिडीन सिंथेसिस पे। तो आप ये कहानी ना भी लिखो, उसको बस समझ लो और जो है ना आप फ्लो चार्ट बनाओ, दैट्स इनफ। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्यूरीन सिंथेसिस जब हमने की थी, तो प्यूरीन सिंथेसिस के अंदर हमने जिक्र किया था कि प्यूरीन जो रिंग होता है ना, उसकी सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हम उसके अंदर राइबोस हम उसको करते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट से, ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं PRPP में। ठीक है, देन आगे फर्दर स्टेप्स हुए थे ना, पहले हमने PRPP बनाया था, ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे ना जो यहाँ पे जो रिंग होता है ना, प्यूरिन रिंग, वो प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट है ना, इसने उस रिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, उस रिंग के कार्बन बनाने हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना जो पिरिमिडीन रिंग है वो सिंथेसाइज हो जाता है बिफोर अटैचिंग टू राइबोस 5 फॉस्फेट, उससे पहले वो बन चुका होता है रिंग। ठीक है, और क्या कहते हैं, और 10 जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स का सोर्स है, जो कंपोनेंट्स हैं इसके रिंग के कंपोनेंट्स हैं पिरिमिडीन्स रिंग के अंदर, उसके अंदर ग्लूटामीन आता है। ठीक है, ये देखो ग्लूटामीन, कार्बन डाइऑक्साइड और एस्पार्टिक एसिड आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये जो है ना वो उन्होंने बताया कि ग्लूटामीन और एस्पार्टिक एसिड दोनों सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, पिरिमिडीन में भी और प्यूरिन सिंथेसिस में भी, दोनों में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी सिंथेसिस सबसे पहले हमने कैसे करनी है? सिंथेसिस के लिए ना बच्चों आपको याद होगा एक एंजाइम होता है कार्बामाइल फॉस्फेट। अब जब मैंने आपको यूरिया साइकिल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया था, ठीक है, उसके बाद साथ ATP हमने डाले थे 2, ठीक है, और इनको हमने बनाया था, पहले कार्बामाइल फॉस्फेट बनाया था। ठीक है, उसके लिए एंजाइम चाहिए था कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास जो था ना यूरिया साइकिल का स्टेप था। लेकिन यहाँ पे भी हमने कार्बामाइल फॉस्फेट बनाना है, लेकिन जो एंजाइम यूज़ करना है ना वो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 यूज़ करना है। ठीक है, 1 वाला नहीं यूज़ करना। इनका आपस में डिफ्रेंशिएट देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको सेलुलर लोकेशन पता होनी चाहिए। CPS1 जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यूरिया साइकिल आपका कहाँ होना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद CPS2 जो है वो आपका साइटोसोल में होता है, जो आपकी पिरिमिडीन सिंथेसिस हो रही है वो साइटोसोल में हो रही है। उसके बाद पाथवे, जो किस पाथवे में CPS1 इन्वॉल्व होता है? यूरिया साइकिल में, और CPS2 पिरिमिडीन सिंथेसिस में। उसके बाद सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरिया साइकिल जो है वो है ना वो अमोनिया होता है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कौन सा होता है? गैमा अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामीन होता है। उसके बाद रेगुलेटर्स आपने देखने हैं, इसको एक्टिवेट करने वाले N-एसिटाइल ग्लूटामेट ही होता है, और NAC जिसे कहते हैं ना, वो हमने डिस्कस किया था उसमें यूरिया साइकिल वगैरह में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका एक्टिवेटर PRPP होता है, और इसका इनहिबिटर क्या होता है? UTP होता है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस एज इट इज़ है याद करना, CPS1 CPS2 का डिफरेंस आ जाता होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने इसकी सिंथेसिस की बात कर रहे थे, तो सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, उसमें क्या करना है हमने, मैं आपको पहले यहाँ से दिखा दूँ। ये देखो, ये पहला स्टेप है। हमने क्या करना है, इसमें 2 ATP डाले, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, और सोर्स ऑफ अमोनिया क्या है हमारे पास यहाँ पे? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वो है हमारे पास ग्लूटामीन है यहाँ पे। अब ग्लूटामीन ने क्या करना है, अपना
NH2 ग्रुप इसको देना है, इस ATP और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला देना है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला देगा और फॉस्फेट ATP अपने डोनेट कर देगा। फॉस्फेट देखो ATP जो है वो ADP और एक फॉस्फेट बन के निकल गया है, इसका एक फॉस्फेट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये एक कार्बन, ये रहा, ये कार्बन डाइऑक्साइड लग गया है, ठीक है। और ये जो ग्लूटामीन का एक अमोनिया है वो इसी के ही एंड पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखो NH2 लग गया, ठीक है। दूसरा बाकी जो इसका पार्ट है ना इसका ग्लूटामीन का, ग्लूटामीन से NH2 निकाल दे तो क्या बन जाता है, ग्लूटामेट बन जाता है, वो बन के निकल गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एंजाइम हमने यूज़ किया है ना वो CPS2 है बच्चों, CPS1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि मेमेलियन सेल्स में क्या होता है कि कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज इज़ इनहिबिटेड बाय UTP जो है ना वो इसका एंड प्रोडक्ट होता है। ये देखो ये UMP बना है ना, UMP से फिर UDP और फिर UTP बनता है। अगर आपके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा UTP बन चुका हुआ है तो हमें ये रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। और इसको एक्टिवेट करवाने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है वो PRPP होता है, ठीक है। PRPP का ज़्यादा होना इसको रेगुलेट करता है, इसको बढ़ाता है, इसको एक्टिवेट करता है। उसके बाद ये कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज जो है ना वो इनहिबिट होता है बाय CTP, ठीक है। और वो उसका रेगुलेटरी स्टेप होता है। इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज ये वाला एंजाइम है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज़ करें ये मैं आपको भी बताती हूँ। प्रोकैरियोट्स का सेल्स का लिखा हुआ है कि वहाँ पे अगर जो है ना CTP अगर ज़्यादा हो तो ये वाला एंजाइम इनहिबिट होता है, ठीक है। अब अगर UTP ज़्यादा है तो ये इनहिबिट होना है और CTP ज़्यादा है तो ये इनहिबिट हो जाना है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आती है, आप यहीं से बच्चों कर लो तो दैट्स इनफ, फालतू में खपने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कार्बामाइल फॉस्फेट आता है। कार्बामाइल फॉस्फेट के ऊपर हमने एंजाइम ऐड कराना है एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज। अब क्या होना है, एस्पार्टेट ने ऐड होना है और फॉस्फेट इसका ही निकल जाना है। PO3 वाला जो था ना फॉस्फेट, सिर्फ फॉस्फेट निकाल दिया हमने, बाकी सब कुछ अटैच है। अब एस्पार्टेट जब आएगा ना तो इसके पास पहले से एक कार्बन है, वो बाकी कार्बन उस एस्पार्टेट से आएंगे, अमोनिया एस्पार्टेट से आएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा कार्बामाइल फॉस्फेट। एस्पार्टेट कार्बामाइल फॉस्फेट था, अब वो बन गया कार्बामाइल एस्पार्टेट, ठीक है। अभी जो कार्बामाइल एस्पार्टेट है ना, ये कहाँ पहुँच गए हम, सॉरी बच्चों पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, आगे चलते हैं, यहीं पे ही हैं। अच्छा, कार्बामाइल फॉस्फेट, कार्बामाइल एस्पार्टेट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम यहाँ पे थे। अच्छा देखो यहाँ पे इसको रिमूव करें। अच्छा ये देखो कार्बामाइल एस्पार्टेट में क्या हुआ है कि इसके ऊपर अब एक एंजाइम ऐड करना है, इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोओरोटेज एंजाइम, ठीक है। डाईहाइड्रोओरोटेज ने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को डालना है और वाटर को निकाल देना है, तो रट्टा है। उसके बाद इसको हमने जो कार्बामाइल एस्पार्टेट है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाईहाइड्रोओरोटेट में। अब ये जो डाईहाइड्रोओरोटेट है ना, अब इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवानी है हमने। डिहाइड्रोजनेशन क्या है, इसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम्स निकाल देने हैं। क्या होगा, FAD कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2 के अंदर, ठीक है। जब FADH2 बन गया तो इसका मतलब इसके अंदर से इस ओरोटेट में से 2 हाइड्रोजन आए ना, जो जिन्होंने FAD को FADH2 में कन्वर्ट किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये एंजाइम हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओरोटेट बनेगा। अब ओरोटेट के ऊपर हमने एंजाइम ऐड कराना है, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब क्या होना है कि PRPP है ना, अब यहाँ पे आएगा, PRPP यहाँ पे ऐड होगा, स्टार्टिंग में नहीं था। अच्छा, अब ये जो हमने बात की पीछे भी, इसको प्यूरिन से डिफ्रेंशिएट किया था। प्यूरिन के अंदर हमने सबसे पहले PRPP बनाया था, देन आगे फर्दर सारा काम चला था। यहाँ पे हमने PRPP बनाया नहीं है, बल्कि जो राइबोस डालनी है ना PRPP के अंदर, आपको पता है राइबोस होती है, ठीक है। ये देखो इसमें राइबोस होती है। अब इसको देखो पायरोफॉस्फेट तो दोनों ही निकल गए, इसके अंदर जो राइबोस है ना वो यहाँ पे ऐड होगी ओरोटेट के अंदर। और ओरोटेट के अंदर ऐड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए हमारे पास, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, OMP इसको कहते हैं, ठीक है। अभी जो OMP है ना, OMP के ऊपर हमने OMP डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ऐड कराना है। उस डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, UMP बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों ये जो दोनों चीज़ें ना, OMP डीकार्बोक्सिलेज और ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, ये दोनों बच्चों जो एंजाइम है ना, ये एक ही एंजाइम के 2 डोमेन्स हैं, ठीक है। अब वो एंजाइम क्या है, वो एंजाइम है हमारे पास UMP
यूएमपी सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। इन दोनों को मिला के यूएमपी सिंथेज एंजाइम कहते हैं। अब अगर इस एंजाइम का एक्शन कम हो गया है या फिर ये आपका ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज ने एक्ट करना कम कर दिया है तो क्या होगा, उसकी वजह से ग्रोथ पुअर हो जाएगी, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा और उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओरोटेट इन यूरिन। ये ओरोटेट जो है ना यूरिन के अंदर, दिस इज़ द डायग्नोस्टिक साइन, ठीक है, कि जो है वो यूरिन के अंदर ओरोटेट आ रहा है। मुझे हमें जब क्वेश्चन आया था ना, हमें टेस्ट में शायद आया था, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन हमें उस वक्त ओरोटेट का आता पता भी नहीं था। तो उसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमने उसमें क्या करनी है, इसमें हमें ट्रीटमेंट भी पूछा गया था। इसमें क्या होता है कि यूरिडीन हम जो है ना वो देते हैं उस बंदे को उसकी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। उसका एनीमिया होता है ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दिस इज़ ऑल्सो डायग्नोस्टिक पॉइंट। अब वो आपको सिनेरियो में पूछ सकते हैं, एक बंदा है उसको यूरिन में ओरोटेट आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, तो आपकी क्या डायग्नोसिस है? आपने कहना है ओरोटिक एसिड्यूरिया और पिरिमिडिन सिंथेसिस का डिफेक्ट है ये, और यूएमपी सिंथेज एंजाइम का डिफेक्ट है। और उसके अंदर क्या है कि हमने अगर इम्प्रूव करना है तो हमने सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करनी है, यूरिडीन की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है एनीमिया को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके अलावा जो है ना डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ओरोटेट, ओरोटेट के एक्सक्रीशन को भी कम करना है। अच्छा, ये हमारे पास बात होगी ओरोटिक एसिड्यूरिया और सारा, और ये हमारे पास यूएमपी हमने बना लिया है, ठीक है। अब आगे जो हमने बनाना है ना, आगे हमने, ठहरो ये फिर गुम हो गया, हम तो बहुत ऊपर आ गए हैं। अच्छा खैर चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है ना हमारे पास पॉइंट, हमने जो है ना अभी क्या बनाया है हमने, अभी तो हमने जस्ट यूएमपी बनाया है। अभी हमने क्या क्या चीज़ें बनानी है, टीएमपी बनाना है, सीएमपी बनाना है, ये दो चीज़ें हमारे पास बनाने वाली अभी पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो अब हमने देखनी है कि वो कैसे बनेगी। तो आई डोंट नो ये कैसे इतना नीचे आ जाता है, और चलें नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं उसको।